गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत सेंट स्टीफेंस कॉलेज, एक बार फिर से मृच्छकटिकम के ऊपर में परिचर्चा लेकर के उपस्थित हूँ। मित्रों, मृच्छकटिकम ठीक है, हम इसे अभिज्ञान शाकुंतलम या स्वप्न वासवदत्तम या उत्तर रामचरितम की श्रेणी में ला करके समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि ये जो जिन जिन नाटकों का नाम लिया, इसे एक विशुद्ध एक ऐसे वातावरण का काव्य रहा है जिसने लोगों को सर्वाधिक आह्लादित किया है। लेकिन मृच्छकटिकम जो कि समाज का काव्य है, मानवीय समस्याओं का काव्य है, मानवीय मूल्यों को उद्घाटित करने वाला काव्य है। जब मैं काव्य का उल्लेख करता हूं तो यहां पर स्वाभाविक रूप से वो दृश्य काव्य है, रूपक है, प्रकरण है, और मृच्छकटिकम उसी प्रकरण का एक आदर्श नाटक है, आदर्श ग्रंथ है। हम इस विषय में इससे पूर्व की जो अपनी श्रृंखला थी उसमें हम मृच्छकटिकम के नामकरण के ऊपर विमर्श कर रहे थे, और नामकरण के ही संदर्भ में हमने प्रतीक शब्द की व्याख्या करनी शुरू की थी। मित्रों, उसी प्रतीकात्मक संदर्भ में मैं पूरे मृच्छकटिकम का जो मूल है, जो रहस्य है, उसको आपके सामने उद्घाटित करता हूं। नाटककार शूद्रक कहते हैं कि किंकुलोपदिष्टेन शीलमेवात्र कारणम भवन्ति सुतराम स्फीताः सक्षेत्रे कंटकिद्रुमाः। अब देखें, मैं इसे पूरे नाटक का मूल्य, पूरे नाटक का सार, पूरे नाटक का विशेष मानता हूं। और वो कहते हैं, भाई लंबे चौड़े जो वंश होते हैं, रघुवंश, सूर्यवंश, इक्ष्वाकुवंश, चंद्रवंश, ऐसे सारे वंश का कोई प्रयोजन नहीं होता। शीलमेवात्र कारणम। अब भले ही किसी भी कुल में क्यों ना उत्पन्न लिया हो, ग्रहण किया हो, कितने भी उच्च कुल में आपने अपना जन्म क्यों ना ग्रहण किया हो, लेकिन कुल की प्रतिष्ठा आपके साथ नहीं चलती। आपकी प्रतिष्ठा आपके साथ चलती है, आपका चरित्र आपके साथ जाता है। इसीलिए शीलमेवात्र कारणम, सचरित्रता ही एकमात्र जो है व्यक्तित्व का, किसी भी कार्य का कारण होता है। और बड़ा सुंदर एक दृष्टांत देते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि भवन्ति सुतराम स्फीताः सत्क्षेत्रे कंटकिद्रुमाः, कि सघन खेत में भी, उपजाऊ भूमि में भी कांटेदार वृक्ष उगते ही हैं और सघन होते ही हैं। अर्थात यहां पर उपजाऊ भूमि से तात्पर्य है, उर्वर भूमि से तात्पर्य है, सत्क्षेत्र से तात्पर्य है विशाल वंश, अर्थात विशाल वंश में भी कांटेदार वृक्ष से तात्पर्य है दुष्चरित्र व्यक्ति होते ही हैं। तो इसलिए आप यहां पर देखेंगे जो काव्य का प्रतीक है कि अत्यंत गरीब कुल में दरिद्र चारुदत्त जैसा सचरित्र नायक होता है, और वहीं उच्च कुल, विशाल कुल में अर्थात राजपद को विभूषित करने वाले, अलंकृत करने वाला जो राजा है, वो समाज के लिए सबसे बड़ा खलनायक होता है। इसीलिए यहां पे उच्च और जो नीच शब्द जो है वह मानव मात्र के व्यवहार से उत्पन्न होता है। और हमारा काव्य पुनः पुनः इस ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। आप लोगों ने शुकनासोपदेश पढ़ा होगा, और वहां पर शुकनासोपदेश में भी आपने पढ़ा होगा, जहां पर उदाहरण दिया जाता है कि क्या चंदन के वृक्ष से आग नहीं उत्पन्न होती। अर्थात चंद्र जो अत्यंत शीतलता का प्रतीक है, उस शीतलता से मानव मात्र की अपेक्षा होता है कि शीतल तत्व ही उत्पन्न हो, लेकिन उस शीतलता से भी, शीतल तत्व से भी अग्नि की उद्भूति होती है। दूसरे शब्दों में देखें, हमारी भारतीय संस्कृति के जो परम श्रेष्ठ महामानवों की जब गिनती आती है, तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के सर्वाधिक श्रेष्ठ महामानवों में जो सर्वाधिक प्रमुख माने जाते हैं वो सप्तर्षि माने जाते हैं। सप्तर्षि नाम आप लोगों ने सुना होगा, वशिष्ठ है, अंगिरा है, क्रतु है, पुलह है, पुलस्त्य है, अत्रि है, ये सारे उनमें नाम गिने जाते हैं। उसी में एक नाम है पुलस्त्य। मित्रों, जरा सोचिए कि पुलस्त्य
भारतीय संस्कृति के जो 7 महापुरुषों में से, महत्तम पुरुषों में से एक है। और उसका पोता कौन होता है? रावण होता है उसका पोता। यानी श्रेष्ठ में भी निकृष्ट की उत्पत्ति होती है। तो यही मूल जो है मृच्छकटिकम का संदेश है और यही मृच्छकटिकम का प्रतीक है। और तदनुसार मैं यदा कदा कहता हूं कि मृच्छकटिकम एक प्रतीकात्मक नाम है। ठीक है, घटना है अंश रूप में विद्यमान रोह सेना, वसंत सेना और रदनिका के मध्य के वार्तालाप से मिट्टी की गाड़ी के ऊपर में सोने की गाड़ी की कहानी मिलती है। और तदनुसार छठे अंक की उस घटना के आधार पर मृच्छकटिकम के नामकरण की सार्थकता का प्रतिपादन यदा कदा किया जाता रहा है। लेकिन बिना उसके प्रतीक को समझे हम इस नामकरण को नहीं समझ सकते। इसीलिए मैं व्यक्तिगत यह कहता हूं कि यह जो पूरा का पूरा जो नाटक है वह एक प्रतीकात्मक शैली में हमारे सामने उपस्थित है। और तब जाकर के मैं कहता हूं कि मिट्टी ही हमारे जीवन का यथार्थ है, यही हमारे जीवन का प्रतीक है। और उसी प्रतीकात्मकता को आधार बना करके महाकवि शूद्रक ने मृच्छकटिकम का नामकरण मृच्छकटिकम किया है। तो इस प्रकार से मृच्छकटिकम के ऊपर में एक विस्तृत नामकरण की चर्चा हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत की। अब इसके आगे जो हम चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं कि मृच्छकटिकम को प्रकरण ग्रंथ कहा जाता है। अब इसको भी समझें। प्रकरण पहले समझें कहते किसको है। मित्रों, इसे भी हमें परवर्ती जो लक्षण ग्रंथ है उसके आधार पर समझना होता है। भवेत प्रकरणम वृत्तम लौकिकम कविकल्पितम। कविकल्पित होता है, लौकिक होता है, अर्थात यह किसी भी तथाकथित जो उपजीव्य है रामायण महाभारत पुराण आदि पर इनकी कहानी आगे नहीं बढ़ती। श्रृंगारोंगी यानी इसका अंगिरस श्रृंगार होना चाहिए, होता है कहिए। नायकस्तु विप्रो मात्योथवा। नायक जो है या तो ब्राह्मण होना चाहिए या अमात्य होना चाहिए। अन्यत्र वाणिज्य करने वाला भी अर्थात वणिक यानी वैश्य भी होना चाहिए। इसका भी उल्लेख मिलता है दशरूपक आदि में। और इसकी जो नायिका होनी चाहिए, कहीं कहीं कुलजा अर्थात श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न, कहीं वेश्या अर्थात तथाकथित अवर कुल में उत्पन्न, और क्वापि द्वयम क्वचित, और कहीं कहीं दोनों प्रकार की यानी कुलजा और वेश्या दोनों प्रकार की नायिकाएं हो सकती है। तो लक्षण ग्रंथकारों ने एक प्रकार की यह लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसके अंतर्गत प्रकरण का विश्लेषण किया जाता है। अब इसे दूर हट करके देखें। आप एक जगह जब अमात्य कह ही रहे हैं तो कतिपय ऐसे काव्य हैं जो प्रकरण नहीं है लेकिन उसमें भी अमात्य है। चारुदत्त आदि नाटक कविकल्पित है, अविमारक नाटक कविकल्पित है, और अन्यत्र भी श्रृंगार रस भी आप उसमें देखेंगे। तो फिर कहां से हम इसे कहें कि यह प्रकरण ग्रंथ है। इसलिए प्रकरण ग्रंथ की जो मूल भावना है वो कहीं ना कहीं उनके विस्तार पक्ष को लेकर के है, और वह विस्तार यह है कि उसमें 10 अंक होते हैं। अन्यथा आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे यहां 3-4 कतिपय प्रसिद्ध प्रकरण ग्रंथ का उल्लेख प्राप्त होता है, और जो प्रथम प्रकरण ग्रंथ है वह है शारिपुत्र प्रकरणम, महाकवि अश्वघोष के द्वारा विरचित अप्राप्य ग्रंथ है। लेकिन सर्वत्र इसकी चर्चा आती है। जितने भी संस्कृत साहित्य के इतिहासकारों ने इतिहास ग्रंथ की रचना की है उसमें शारिपुत्र प्रकरणम का उल्लेख अवश्य ही किया है। दूसरा आपने सुना होगा महाकवि भवभूति विरचित मालती माधवम। तीसरा आपके सामने है मृच्छकटिकम। एक अन्य ग्रंथ है जो कदाचित उपलब्ध नहीं है, वो है पुष्पदूतिका। और आधुनिक काव्य ग्रंथों में अगर प्रकरण ग्रंथ का अन्वेषण किया जाए तो महाकवि मतलब हमारे पास जो उपलब्ध है वो प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी द्वारा विरचित तंडुल प्रस्थीयम, यह भी जो है प्रकरण ग्रंथ है। और आप पाएंगे कि इस प्रकरण ग्रंथ में यह सत्य है कि नायक आपको कहीं भी कोई राम कृष्ण दुष्यंत ऐसे नायक नहीं मिलेंगे, या सर्वश्रेष्ठ या पारंपरिक जो तथाकथित जो चरित्र होते हैं वह आपको प्राप्त नहीं होते। इस आधार पर जब हम इस मृच्छकटिकम के प्रकरणत्व का विश्लेषण करते हैं तो एक बात तो स्पष्ट आती है कि यह कवि कल्पित है, कवि की कल्पना है। क्यों कवि की कल्पना है? कि जिस प्रकार के बिंब को कवि ने ग्रहण में लाया, ग्राह्य है कवि के द्वारा,
वह अन्यत्र किसी ग्रंथ में प्राप्त नहीं होता, वह परंपरा किसी ग्रंथ में प्राप्त नहीं होती। आप समझें कि कम से कम 45 चरित्र है इस प्रकरण ग्रंथ में, अन्य में नहीं। अन्य में 16-20 से काम चला लिए जाते हैं, एक विशाल जिससे आप 2-2, 3-3 नाटक कर सकते हैं। और जिन जिन विषयों की उद्भावना इसमें हुई है, एक वेश्या वसंत सेना जो कि समाज के सर्वाधिक उच्च वर्ग, एक ब्राह्मण की पत्नी बनती है, वधु पद को प्राप्त होती है, वो नायिका है। दूसरी ओर जो पुनः पुनः मैं विश्लेषण में लाता हूं वह यह कि एक क्षत्रिय को राजगद्दी से च्युत करके शूद्र राजा बनता है, और समर्थन किसका मिल रहा है? तो ब्राह्मणों का समर्थन मिल रहा है, समाज के उच्च वर्ग का समर्थन मिल रहा है। अपने आप में यह एक बड़ा ही गंभीर कार्य है, और कहीं ना कहीं सामाजिक विरोध की भी भावना इसमें परिलक्षित होती है। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है इसमें, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, मैं अभी प्राकृत के भेदोपभेद के आधार पर भाषा की चर्चा नहीं कर रहा हूं कि इसमें ढक्की है, शकारी है, चुलिका है, और मागधी है, अर्धमागधी है, शौरसेनी है, महाराष्ट्रीय है। मैं प्राकृत के भेदोपभेद के माध्यम से इनमें भाषा का विश्लेषण अभी नहीं कर रहा। मैं भाषा, जो बोली जाने वाली भाषा होती है, कि जो आम बस में चलने वाले, चौक चौराहों पे, चौपालों पर खड़े होकर के राह में चलने वाले राहगीर जिस प्रकार अपनी भाषा शब्दावली का प्रयोग करते हैं, यानी अत्यंत ग्राम्य भाषा का प्रयोग है। वहां कालिदास की तरह यह नहीं कहा जाएगा कि लब्धम नेत्र निर्वाणम, अर्थात सौंदर्य की भी जो वहां पे प्रशंसा होगी वो सामान्य व्यक्ति के सौंदर्य की जिस प्रकार की प्रशंसा कर सकता है उस प्रकार से वो उसकी प्रशंसा होगी। आम व्यक्ति की शब्दावली के रूप में हम इसकी भाषा को प्राप्त करते हैं। कहीं ना कहीं इस आधार पर भी इसके प्रकरणत्व का निर्धारण किया जाना चाहिए। ऐसे लाक्षणिकों से जिन्होंने लक्षण ग्रंथ का निर्माण किया है, मैं तो कहता हूं कि प्रकरण जैसे काव्य के लिए किसी भी प्रकार की लक्षण का विश्लेषण और विवेचन होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रकरण एकमात्र ऐसा काव्य का रूप है जो कि स्वतंत्र होता है, किसी भी लक्ष्मण रेखा के अधीन जकड़ा नहीं होता। और जब यह सामाजिक सत्य को हम पाते हैं तब हमें कहना पड़ता है कि हां, शूद्रक ही इसका लेखक होगा, और तब वहां पर शूद्रक को हम कोई राजा या कोई विशाल या कोई समाज का बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं मान करके शूद्रक को एक आम व्यक्ति मानता हूं, जो कि उनके नामकरण से ही भी अभिव्यक्त होता है, शूद्रक। और तब जाकर के हम इसके प्रकरणत्व का विश्लेषण करते हैं। अन्य जो भी प्रकरण ग्रंथ है उनके साथ साम्य बिठा करके इनका हम प्रकरणत्व का विश्लेषण करते हैं। लक्षण के आधार पर कवि कल्पित की चर्चा की, श्रृंगार है ही इसका रस, अंगिरस। नायक जो है वो विप्र है, चारुदत्त, दरिद्र चारुदत्त है, ब्राह्मण है। यद्यपि कहीं कहीं उसे वणिक भी कहा जाता है, तो हम दोनों भी दृष्टि से कहें तो हम ये कहते हैं कि समाज का कोई लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर नहीं है जो कि इसका नायक है। नायिका वेश्या है। साथ साथ हम ब्राह्मण वधू भी देखते हैं जो कि आप पाते हैं धूता के रूप में, जो नायिका है, जो नायिका नहीं, जो चारुदत्त की पत्नी है। और पूरे समाज, जो समाज है तत्कालीन समाज, उस तत्कालीन समाज के हर वर्ग के चरित्र को, हर वर्ग के पात्र को इस प्रकरण ग्रंथ में रखा गया है। तो इस कारण से भी हम इसे प्रकरण जरूर कहें। हम किसी भिन्न विषयों के शास्त्रीय लक्षणों के आधार पर ही मात्र केवल प्रकरणत्व की स्थापना न करें। और मृच्छकटिकम प्रकरण ग्रंथ है। रूपक के जो भेद होते हैं 10, उन्हीं भेदों में से दूसरा भेद है प्रकरण। इसके बाद इसकी कथा वस्तु की ओर चलते हैं। मित्रों, यद्यपि पुनः पुनः हम लोग कथा वस्तु की चर्चा करते रहे हैं और 2 समानांतर कथा की चर्चा की है कि एक जगह दरिद्र चारुदत्त का जो प्रणय है वह हमें ज्ञात होता है, प्राप्त होता है वेश्या वसंत सेना के साथ। दूसरी ओर हम उसी नाटक में एक ब्राह्मण को देखते हैं जो चोरी का काम करता है। आप देखिए
कि क्या कभी इस विषय पे विमर्श है किसी अन्य काव्य में कि ब्राह्मण भी सेंध मारता था, ब्राह्मण भी चोरी करता होगा? हमारा जो सामाजिक विमर्श है उसने ब्राह्मण को काफी ऊंचाई पे रख दिया है। भाई व्यक्ति अपने अध्ययन अध्यापन अपने चरित्र से ब्राह्मण है, हो सकता है, लेकिन यदि मृच्छ कटिकम अगर शरविलक को अपने नाटक में एक सेंध मारने वाला चोर बनाता है और वह ब्राह्मण भी एक वेश्या से प्रणय करता है, मदनिका नामक वेश्या से, तो वह पुनः एक बार जो है वो उस धरातलीय यथार्थ का संकेत देता है कि मानव मन जो है, यह जो हृदय है, वह किसी वर्ण से प्रणय नहीं करता, बल्कि यह हृदय एक व्यक्ति से प्रणय करता है, व्यक्ति से प्रेमाबद्ध होता है। वहां पर कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं रह जाता। तो कहीं ना कहीं प्रणय का यह भी संदेश है कि प्रणय जो है, जो अनुराग है, राग है, प्रेम है, और इंग्लिश में जिसे लव कहते हैं, वह किसी भी प्रकार की वर्ण, जाति, समाज की जो रूपरेखा है, जो मर्यादा है, उसके अधीन नहीं होता। और तभी एक ब्राह्मण चोरी करता है अपने प्रिया को प्लीज करने के लिए। एक ब्राह्मण व्यापारी करता है, व्यापार का कार्य करता है अपने जीविका के निर्वहन के लिए। तो इनकी कथा वस्तु जो है, जो जिसके ऊपर हमने इशारा किया था, दो पैर हैं, चारुदत्त और वसंत सेना, शर्विलक और मदनिका, और जहां जहां प्रणय है वहां वहां प्रतिनायक होगा ही। हर समाज का यह सत्य है। आप कहीं भी जाकर के देख लें, किसी भी काव्य में देख लें। हां, आप कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास ने अपने अभिज्ञान और शाकुंतलम में नहीं दिखाया है प्रणय, ये प्रतिकार प्रणय के मध्य, लेकिन नहीं, जहां प्रणय में संघर्ष है, प्रतिनायक वहीं पर है। चाहे वो दुर्वासा प्रतिनायक हो, चाहे संजोग प्रतिनायक हो, लेकिन जिस किसी भी कारण से शकुंतला और दुष्यंत में प्रणय में व्यवधान उत्पन्न होता है, और वही प्रतिनायकत्व है। दूसरी ओर आप अन्य में भी चले जाएं, आप विक्रमोर्वशीयम देख लें, आप मालविकाग्निमित्रम देखें, मालविकाग्निमित्रम में भी आप पाएंगे। तो सामान्य समाज में भी आप देखते हैं। तो महाकवि शूद्रक एक तरह से प्रथम हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष प्रतिनायक प्रेम में उत्पन्न किया है। किसी अन्य काव्य के प्रणय में आप प्रतिनायकत्व प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं करते हैं, विश्लेषणगत प्रतिनायक उभरता है। लेकिन ये समाज का यथार्थ है, वो आज का यथार्थ हो या प्राचीन काल का यथार्थ हो, जहां जहां प्रेम है वहां वहां किसी न किसी रूप में प्रतिनायकत्व उपस्थित हो ही जाता है। और तदनुसार शकार प्रतिनायक है इसका, जो कि वसंत सेना और चारुदत्त के प्रणय में एक व्यवधान रूप में उपस्थित है। ये तो मूल जो प्रणय वाली कहानी है। दूसरी ओर कहानी चलती है जो एक उथल पुथल है, सामाजिक उथल पुथल है, सामाजिक क्रांति है, जहां पर एक भ्रष्ट राजा है, उस भ्रष्ट राजा का एक भ्रष्ट मंत्री है, उस भ्रष्ट मंत्री के कतिपय भ्रष्ट मित्र हैं, और ये सारे के सारे लोग उस समय की प्रजा को परेशान करते हैं अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए। और अन्यत्र भी इस प्रकार से उस राजा के प्रति सामान्य प्रजा में विरोध है, विद्रोह है, और उसका नेतृत्व एक आर्यक नामक शूद्र तथा कथित जो चतुर्थ वर्ग का चरित्र है वह नेतृत्व करता है, और समाज के उस विरोध को अपने साथ लेकर के चलता है, और पालक को राजगद्दी से उतार करके स्वयं राजा बनता है। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि एक और सत्य देखिए, इस पर कभी विमर्श नहीं होता। मित्रों, हमारे काव्यों में जो आर्य शब्द है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, और आप पाएंगे कि चतुर्थ वर्ग के लोगों के लिए संबोधन रूप में आर्य शब्द हमें प्राप्त प्रायशः नहीं होता। कहीं हो, मेरी दृष्टि उस पर नहीं गई है। मेरी जो एक यात्रा है, उस यात्रा में आर्य शब्द किसी तथा कथित चतुर्थ वर्ग के चरित्र के लिए प्रयोग में नहीं लाया है, और शूद्रक ने अपने उस चतुर्थ वर्ग के चरित्र के नाम के लिए आर्यक शब्द का चयन किया है। आप देखिए, यानी श्रेष्ठ चरित्र, आर्य का मतलब ही होता है श्रेष्ठ चरित्र। तो मैं तो कभी कभी यह कहता हूं कि शूद्रक भी कोई राजा नहीं,
चतुर्थ वर्ग का एक व्यक्ति रहा होगा और अपना बिंब प्रतिबिंब वो इस काव्य में दे रहा है, तो तदनुसार शूद्रक का जो स्वरूप है वो हम आर्यक में पाते हैं। अस्तु, इस पूरे कथा के नेपथ्य में जैसा मैंने कहा कि आर्यक के द्वारा एक विद्रोह है और तदनुसार दोनों का समागम, दोनों का समन्वय, दोनों समानांतर कथा का समन्वय 10वें अंक में हम जाकर के प्राप्त करते हैं, जहां पर वसंत सेना और चारुदत्त का मिलन होता है और सत्ता का परिवर्तन होने के अनंतर जो नूतन राजा आर्यक है वह राजा अपने राज्य सत्ता को संभालता है और संभालने के बाद प्रथम निर्णय जो है वो चारुदत्त को निर्दोष सिद्ध करने का देता है। जैसा हमने संकेत में अभी कहा था कि लगभग इसमें 45 to 50 कैरेक्टर्स हैं और वो समाज के हर वर्ग के कैरेक्टर हैं। हमने कुछ प्रमुख चरित्र को आपके सामने उपस्थित किया है। आप पाएंगे चारुदत्त है, वसंत सेना है, विदूषक है, मैत्रेय जिसका नाम है, धूता जो चारुदत्त की पत्नी है, शकार जो कि पालक का साला है और यही पूरे सत्यानाश का मूल है, यही इसका प्रतिनायक है, विट जो कि शकार का मित्र होता है, संवाहक यानी मसाज करने वाला। देखिए प्राचीन काल में भी जीविका मसाज के आधार पर चलती थी कि ये कार्य, ये जो व्यक्ति है वो मसाज का कार्य करता है, बाद में जाकर के परिवर्तित हो जाता है अन्य धर्म में। एनीवे, चेट है जो गाड़ी चलाने वाला है, गाड़ीवान है। सज्जलक, वस्तुतः ये जो सज्जलक है ये शर्विलक है, यहां पर नाम शर्विलक होना चाहिए था, ये चारुदत्त के कैरेक्टर को ले आया है। मदनी का है, रदनी का है। मित्रों, इस कथा वस्तु के जहां तक मैंने प्राचीन अभी मौलिकता की चर्चा की थी, जब कृतित्व की चर्चा की थी तो उसमें हमने चारुदत्त का संकेत दिया था। चारुदत्त जो है नाटक महाकवि भास के द्वारा विरचित नाटक है और ये 4 अंक में इस नाटक का अवसान है। समीक्षकों का यह मानना है कि यह नाटक जो है अपूर्ण है, अर्थात आधा छोड़ दिया गया। इस नाटक की कथा अन्य भी जा सकती थी और चतुर्थ अंक का जो अवसान, चारुदत्त का जो अवसान होता है चतुर्थ अंक में, वह इस प्रकार से होता है कि वसंत सेना जिसकी दासी है मदनिका, जिस मदनिका का प्रणय सज्जलक यानी जो मृच्छकटिकम में आकर के शर्विलक बनता है, जो सज्जलक है वही शर्विलक है, वह सज्जलक उस सज्जलक को मदनिका के साथ विदा करती है वसंत सेना और स्वयं वसंत सेना आभूषणों के साथ चारुदत्त को अभिसरण का प्रस्ताव करती है। दूसरे शब्दों में चारुदत्त को पति रूप में, प्रेमी रूप में मानने के लिए निवेदन करती है। वसंत सेना वहां खत्म होता है। तो उसी स्रोत के आधार पर जब हम बात करें कि इसकी जो कथा वस्तु का स्रोत है वो चारुदत्त है, मैंने शुरू से ही कहा है, और हमें कदाचित ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी सुंदर कथा जो अधूरी रह गई थी, बाद के एक श्रेष्ठ कवि ने इस मूल कथा को ग्रहण किया और कतिपय उस समय के सामाजिक मूल्य, सामाजिक उथल पुथल को जोड़ करके 10 अंकों का एक प्रकरण ग्रंथ का निर्माण किया और यही प्रकरण ग्रंथ जो है वो मृच्छकटिकम के रूप में प्रसिद्ध होता है। तो इस रूप में इसका मूल स्रोत हमें मानना चाहिए चारुदत्त को, भास विरचित चारुदत्त को, उपजीव्य मानना चाहिए भास विरचित चारुदत्त को। मैंने लंबी चर्चा पिछली श्रृंखला में की है उपजीव्य को लेकर के कि यदि रामायण महाभारत और पुराणों को परवर्ती क्लासिकल एरा के टेक्स्ट का उपजीव्य माना जाता है तो यहां पर भी चारुदत्त को उपजीव्य माना जाना चाहिए। लेकिन एक और परंपरा चलती है जिसमें बृहत कथा को भी, ऐसे जितने भी कविकल्पित कथा होती है, कविकल्पित जो विन्यास है, उसको पुनः पुनः बृहत कथा से जोड़ दिया जाता है। मित्रों, बृहत कथा गुणाढ्य के द्वारा पैशाची भाषा में लिखा गया एक कथा ग्रंथ है, गद्य काव्य है, और कतिपय लोग कई छोटी मोटी कहानियों को जोड़ते हुए कहते हैं कि इसी कहानी का विस्तार जो है यह मृच्छकटिकम है। और मैं इसे एक अनुमान मात्र कहता हूं, इसमें बहुत बड़ा बल या बहुत बड़ा दम नहीं है, क्योंकि यदा कदा हमें क्या होता है कि सारे ऐसी जो कल्पना प्रधान काव्य का भी यदि हम उपजीव्य ढूंढने लगते हैं तो उस कवि की मौलिकता का हनन होता है। मैं नहीं मानता कि ऐसे काव्यों का उपजीव्य जो है यह बृहत कथा आदि को माना जाना चाहिए। यदा कदा किसी क्षण में कवि भी स्वयं ऐसे कतिपय कहानियों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे आज भी किसी भी प्रकार की घटना होती है, यदि आज
राष्ट्रीय उथल पुथल है, सामाजिक उथल पुथल है, वैश्विक उथल पुथल है, तो उनको भी हम प्रतीक के माध्यम से अपने काव्य में आधार बना लेते हैं। और तदनुसार प्रेमचंद आदि जो हिंदी के उपन्यासकार हैं, यदि वे अपने काव्यों की रचना करते हैं तो उन काव्यों में कहीं ना कहीं सामाजिक यथार्थ होता है। हम प्रेमचंद की कथाओं के लिए उपजीव्य को ढूंढने नहीं जाते। उसी प्रकार मृच्छकटिकम जैसी कथा, दश कुमार चरितम जैसी कथा के उपजीव्य के ऊपर में विमर्श नहीं होना चाहिए। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए कि यह स्वयं उस कवि के मन से प्रसूत, यह मन प्रसूत काव्य है। इसलिए बृहत कथा जो है हम यहां पर उसे स्वीकार नहीं करते, और आप जैसा जान रहे हैं कि मैं इसे केवल अनुमान मात्र कहता हूं। लेकिन अब चारुदत्त जिसको उपजीव्य मैं कह रहा हूं, वो उपजीव्य के कई कारण है। वो कारण यही है कि जो मृच्छकटिकम के चरित्र हैं और जो चारुदत्त के चरित्र हैं, दोनों में मेल होना, नाम में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। यहां तक कि महाकवि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम में दुर्वासा, सानुमति या शारंगरव शारद्वत जैसे कतिपय काल्पनिक पात्रों का निर्माण करते हैं, लेकिन ये जो मूल चरित्र है वो एज इट इज उठा करके शूद्रक अपने काव्य में रख लेते हैं। इसलिए और जो चतुर्थ अंक तक जो चारुदत्त की भाषा है, उसमें भाषागत, विचारगत, मूल्यगत हम साम्य भी प्राप्त करते हैं मृच्छकटिकम से। इसलिए मृच्छकटिकम के स्रोत के रूप में केवल और केवल चारुदत्त को समझा जाना चाहिए, और तदनुसार मृच्छकटिकम की जो मूल कथा है, जो प्रेम परक कथा है, उसका उपजीव्य चारुदत्त ही है। मित्रों, आप लोगों ने ध्यान से सुना। मृच्छकटिकम के ऊपर में मैं एक नूतन विमर्श लेकर के आपके सामने उपस्थित था। आप लोग इस पर प्रतिक्रिया जरूर दें। हो सकता है कि कई प्रकार के ऐसे जो मन को आह्लादित करने वाले, मन को उत्प्रेरित करने वाले प्रश्न हो, तो आप उसे जरूर दें। हम उस पर अवश्य ही टिप्पणी करेंगे आप लोगों का नाम के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।